बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित अली शो के साथ अली सलमान एक मरतबा फिर अपने तमाम नाज़िर की खिदमत में हाजिर है। और जिस तरह आप बासित अली शो को पसंद कर रहे हैं, जिस तरह आपका फीडबैक हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। लास्ट जो हमने शो किया था, उसपे हमने दानिश कनेरिया को अपने शो में मदऊ किया था और जिस तरह दानिश ने बातें की, यकीनी तौर पे उसके बाद जिस तरह से आपका फीडबैक मिला, जिस तरह से दानिश की कही गई बातें जो थी, वो टॉक ऑफ द टाउन बनी और ना सिर्फ हमारे शो में बल्कि उसके बाद दानिश कनेरिया को मज़ीद दीगर शो में मदऊ किया गया। तो इस बात की अक्कासी करता है कि जो बातें उन्होंने बासित अली शो में की थी, उस बात को कितना ज़्यादा जो है वो सुना गया। बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेट अवे चलते हैं बासित अली की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, पहले तो ये बताएं मामू की तबीयत कैसी है? मामू की मेरी तबीयत, दुआ कीजिएगा, तमाम अपने व्यूअर्स से भी दुआ का हम कहेंगे कि मामू की तबीयत के लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा जिनकी तबीयत खराब है उनके लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे। बासित भाई स्ट्रेट अवे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ क्योंकि वक़्त बड़ा महदूद है। आज इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ थोड़ा जाऊँ तो मैं ब्रीफ भी कर दूँ अपने नाज़रीन को कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 डेवलपमेंट सामने आई हैं। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है और 4 कैटेगरीज़ में प्लेयर्स को कैटेगराइज़ किया गया। जो सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें 1.1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेंगे, उनमें अज़हर अली को प्रमोट किया गया है बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में। इसके अलावा जो है बाबर आजम को एक कैटेगरी में रखा गया और शाहीन शाह आफरीदी की भी प्रमोशन हुई है। इस तरह 3 जो ऐसे प्लेयर हैं वो कैटेगरी ए में शामिल किए गए जिनको पर मंथ जो है 1.1 मिलियन रुपीस मिला करेंगे। इसके अलावा जो कैटेगरी बी है उसमें 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीस अवार्ड दिया जाएगा जिसमें आबिद अली हैं, अब्बास हैं, मोहम्मद अब्बास, हारिस रऊफ हैं, रिजवान, सरफराज, शादाब खान, यासिर शाह, ये वो प्लेयर हैं कि जिनको कैटेगरी बी में रखा गया है। इसके अलावा कैटेगरी सी में 5,50,000 रुपए जो दिए जाएंगे हर प्लेयर को और कैटेगरी सी में फखर हैं। इसके अलावा अम्माद वसीम है, इमामुल हक है, नसीम शाह, उस्मान शिनवारी और पहली मरतबा इफ्तिखार अहमद को कैटेगराइज किया गया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो भी इसी कैटेगरी में है। इसके अलावा डी कैटेगरी जिसको इमर्जिंग कैटेगरी कहा गया, उसमें हैदर अली हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं और इसके साथ साथ जिन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका उनमें वहाब रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका, मोहम्मद आमिर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका और इसके अलावा हसन अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका। इसके अलावा आज जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है कि नदीम खान को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया और इसके अलावा जो तीसरी जो अहम बात है वो ये कि सरफराज अहमद जिनसे पहले T20 की कैप्टनसी ली गई थी, उसके बाद अब जो है उनसे वनडे की कप्तानी भी ले ली गई है और अब बाबर आजम को पाकिस्तान की वनडे टीम का नया कायदा मुकर्रर कर दिया गया। बासित भाई सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ये मैंने तीनों कैटेगरीज आपको बता दी हैं। इस सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है प्लेयर्स के पैसे कम किए जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो है वो पैसे जो है वो कम नहीं किए गए बल्कि अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे हैं। अली, हमारा बोर्ड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमीर है ना, और उसे कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पैसे बढ़ाए गए हैं। और जहाँ तक ये आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी ना, अब अपना अपना व्यू दे देता हूँ आपको, पता नहीं लोगों को पसंद आए या ना आए। ये मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड सीरीज जो है ना उसके लिए ज़्यादा फोकस किया गया है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को, हालांकि 1 साल का दिया गया है, लेकिन ये वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे लोग अभी बातें कर रहे हैं कि हसन अली, वहाब रियाज और आमिर को हटा दिया गया है, लेकिन बासित अली की नजर में उन्हें रास्ता दिखाया गया है कि वो वापस टीम में आ सकते हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें बीच में मिल सकता है। जहां तक रही इंग्लैंड टूर की बात, इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बासित अली को ये फील हो रहा है कि इंग्लैंड टूर होगा। ठीक है, अच्छा बासित भाई किस तरह देखते हैं कैटेगरीज को? अगर हम देखते हैं तो सरफराज अहमद को अब डिमोट कर दिया गया। उनके बारे में खबरें ये आ रही थी पाकिस्तान के मीडिया में कि उनको सी कैटेगरी दी जाएगी, लेकिन बहरहाल उनको अब बी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। तो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने पाकिस्तान को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हो, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रूवन प्लेयर हो, और किन बेसिस पे उनको टीम से ड्रॉप किया गया ये हम माजी में बार बार डिस्कस करते हैं। जरा आपसे भी मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि आप भी बड़े जबरदस्त प्रूवन कैप्टन रहे। तो सबसे पहली बात तो मैं सरफराज अहमद के मुद्दे पर आता हूँ कि पाकिस्तान में ये बताइए कि पाकिस्तान में क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान में पैमाना क्या है? क्योंकि अगर तो परफॉर्मेंस जो है वो क्राइटेरिया है, अगर परफॉर्मेंस अगर पैमाना है तो फिर टेस्ट क्रिकेट में जो लास्ट टेस्ट में सरफराज अहमद ने खेला उसमें उसके विकेटों के पीछे 9 शिकार हैं और 50 रन हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगले टेस्ट मैच में उसको ड्रॉप करना बनता नहीं था परफॉर्मेंस की वजह से। और अगर
कैप्टनसी क्राइटेरिया है, तो कैप्टनसी में तो 37 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने के बाद उसने मैचेस खेलने के बाद उसने 29 इंटरनेशनल मैचेस T20 के जीते हैं। तो फिर अगर और एक उसकी सीरीज खराब गई तो उसका कहा जी कैप्टनसी खराब हो रही है तो उसको कैप्टनसी से हटा दिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सरफराज अहमद को हटाने का क्राइटेरिया क्या रहा? देखिए ये पुरानी बात हो गई है, मेरा ख्याल है इसमें हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। नहीं, बात पुरानी जरूर हो जब गई है, जब लेकिन जब बासित भाई सरफराज बात को पुरानी जरूर। जब जब सरफराज को कप्तानी से हटाया था T20 से, वो बैड डिसीजन था, क्योंकि वो एक 7वें 8वें नंबर की टीम को नंबर 1 पे लेके आया था। वो गलत डिसीजन था। उसके बाद आपने देखा श्रीलंका से व्हाइट वॉश हुआ, आपने हटा दिया। उसके बाद जो अभी PSL में जो आप परफॉर्मेंस है और जो जिस तरह आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात करी, जीता हुआ कप्तान है, तो बी कैटेगरी दे देना बहुत बड़ी बात है सरफराज के लिए। हालांकि अब क्यों दिया गया ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि जो इंग्लैंड सीरीज होगी उसमें कोई 15 लड़के नहीं जाएंगे। एटलीस्ट 14 दिन उन्होंने क्वारंटीन में रहना है। मेरा ख्याल है 20 से ज्यादा ही लड़के जाएंगे। उस बिहाफ पे सरफराज को बी कैटेगरी दी गई है। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल है कि व्हाई नॉट फवाद आलम? अब मुझे मतलब आप अगर आप मैं मुझे आ रहा हूँ बोलने की फवाद आलम पे, बासित भाई मैं फवाद आलम पे भी आऊंगा। बहुत सारे प्लेयर्स मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन पहले से मैं सरफराज पे एक दो सवाल आपसे कर लेता हूँ। आपको लगता है कि सरफराज के बारे में आप तक भी खबरें पहुंची होंगी, पाकिस्तान की मीडिया में भी ये खबरें थी कि सरफराज अहमद को सी कैटेगरी दी जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपना रोल प्ले किया है? कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है नदीम उमर ने अपना इन्फ्लुएंस शो किया है, जिसकी वजह से सरफराज को सी के बजाय बी कैटेगरी देने पे मजबूर हो गए? नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। और जहां तक आपने मीडिया की बात करी, मैंने ना टीवी देखता हूँ ना कुछ, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। और जहां तक आपने नदीम उमर की बात करी, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। देखिए उसको बी कैटेगरी दे देना बहुत बड़ी बात है। जो PSL में सरफराज की सैफी की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस लिहाज से बी कैटेगरी दे देना बहुत बड़ी बात है। जहां तक वनडे की लेकिन बासित आपने भाई बात करी, आप नहीं समझते कि PSL एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है, उसकी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये तो बनता नहीं है? क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते हुए जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काउंट करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जिस तरह आपने अपनी बात को खुद ही बता दिया ना कि ये PSL की बेस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना बनना चाहिए, ना बिग बैच की बेस पे बनना चाहिए। लेकिन एक दो प्लेयर PSL की बेस पे आ गए हैं, बिग बैच की बेस पे भी आए और PSL की बेस पे भी। ठीक है, दूसरी जानिब अब सरफराज की तो हमने बात की, आपको लगता है कि शाहीन शाह की इतनी परफॉर्मेंस है कि उनको जो है वो ए कैटेगरी दे दी जाए? आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करता है ये डिसीजन? मेरे ख्याल है उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह वो मतलब डे बाय डे अच्छा हो रहा है, अच्छा फैसला है। लेकिन अब उसको मॉनिटर करने की भी जरूरत पड़ेगी। आया वो उसी तरह की परफॉर्मेंस आगे देगा या नहीं देगा, ये अब मॉनिटर करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल है मिसबा और वकार बेस्ट आदमी है, क्योंकि टीम के साथ है, तो वो बहुत अच्छी तरह मॉनिटर करेंगे। वास्तव में मैं खुद इस बात का जो है वो एग्री करता हूं आपसे कि शाहीन शाह अफरीदी डे बाय डे अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या उसने इतनी फतूहत पाकिस्तान को दिला दी हैं कि वो बाबर आजम और अजहर अली के साथ कंधे से कंधा मिला के ए कैटेगरी में स्टैंड कर सके? कंधे से कंधा तो नहीं मिला पाएगा इस वक्त कोई भी बाबर आजम के साथ, सीधी सी बात नहीं है तो आप ए क्रिकेट कैटेगरी वाइज। में आप रख रहे हैं तो मतलब यही है ना कि आप ए वही कैटेगरी अभी में ए क्लास प्लेयर को रख रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे, मेरी बात तो पूरी होने दिया करो। परफॉर्मेंस वाइज जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, उसके अलावा कोई भी एक कैटेगरी में नहीं आता है। यासिर शाह थोड़ा बहुत था, लेकिन वो भी डाउन हो गया। अजहर अली भी नहीं आता है। लेकिन अजहर अली को एक कैटेगरी, जो लोग बातें करें ना कप्तान, टेस्ट मैच का कप्तान इस बेस पे दे रहे हैं। अब आप अनकरीब सुन लीजिएगा, इंग्लैंड टूर अगर होता है ना, तो वनडे में भी वो दोबारा रिटायरमेंट वापस ले लेगा कि मैं वनडे के लिए भी अवेलेबल हूँ। एक फॉर्मेट के लिए कभी भी कोई भी प्लेयर एक कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन मिसबा ने उसको दे दिया है एक कैटेगरी। शहनशाह आफरीदी की जो आपने बात करी, अली है, लेकिन दोबारा वही बात करूंगा, नजर रखनी पड़ेगी उसके ऊपर। अब आते हैं जरा यासिर शाह की तरफ के, जिनको ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में डाल दिया गया। यासिर शाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड साज प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर के जिसने फास्टेस्ट 200 विकेट्स ली, 33 टेस्ट मैचेस में 200 विकेटें ली। कैली ग्रेमेट का उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया कि जिसने 36 टेस्ट मैचेस में 200 विकेटें ली थी। ये इंसाफ बनता है यासिर शाह जैसे प्लेयर के साथ? क्योंकि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम अपने प्लेयर को ब्रांड नहीं बनाते, एक तरफ हम ये कहते हैं कि अपने प्लेयर को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरी तरफ हम रिकॉर्ड साज प्लेयर को उठा के उसकी कैटेगरी को नीचे कर देते हैं। मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा उसको, जो उसको कैटेगरी बी में डाला है। क्योंकि जितना मैं यासिर को जानता हूँ, वो दिल पे लेने वाला बंदा है। और अल्लाह ना करे जो मैं कह रहा हूँ वो बात हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे जिस तरह मतलब
आखिरी टेस्ट मैच के अलावा आप देखें परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, सिवाय जो ऑस्ट्रेलिया में उसने 100 करा, वो बैट्समैन तो नहीं था। बॉलिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अल्लाह ना करे जो इस वक्त बासित अली बात करने जा रहा है कि इंग्लैंड टूर पे भी उसको प्रॉब्लम नजर आएगी। ठीक है, मेंटली वो वीक होगा इस फैसले से। अच्छा, अब यहीं पे चले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है कि मुश्ताक अहमद ने कहा कि जी वो उनके पास वैरायटीज नहीं है जिसकी वजह से वो वाइट बॉल में कामयाब नहीं हो रहे। आपने काफी कोच किया यासिर शाह को, आपको लगता है कि उनके पास वैरायटीज नहीं है जिसकी वजह से वो वाइट बॉल में कामयाब नहीं हो रहे? अगर मुशी ने ये बात करी है कि अगर उसके बाद वाइट बॉल में वैरायटी नहीं है तो फिर काम करने की जरूरत है ना। मुशी बड़ा अच्छा लेग स्पिनर था, अच्छा कोच भी रहा है। अगर मुशी हो गया तो उसको फिर इसके साथ काम करना चाहिए। जो चीज उसको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो उसको मतलब अच्छा करे, उस प्रॉब्लम को दूर करे, तो फिर बात है ना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बी कैटेगरी के हवाले से, जहाँ पे 7,50,000 जो है अवार्ड किया जाएगा पर मंथ बी कैटेगरी में जो प्लेयर मौजूद हैं। बी कैटेगरी में जो प्लेयर हैं बासित भाई, उनसे आप मुत्तफिक हैं? क्योंकि सरफराज भी अब इसमें आ गए हैं, यासिर शाह भी हैं, इसके अलावा आबिद अली भी हैं। बड़ा अच्छा एक इंक्लूजन है आबिद अली का कि जिनको बी कैटेगरी में रखा गया। फिर इमाम उल हक भी हैं, सॉरी फिर अब्बास हैं, इसके अलावा असद शफीक हैं, रिजवान हैं, शादाब खान है। तो बी कैटेगरी आपको लगता है कि थोड़ी सही है? बिल्कुल सही है। इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? किसी और प्लेयर को आप समझें कि अगर बी कैटेगरी में आ सकता था वो मैं बात करूंगा। प्लेयर तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बता दिया है। ये इंग्लैंड टूर के सामने रख के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं और मैं ये साबित कर सकता हूँ। जी बासित भाई, जरा सी कैटेगरी में बात करते हैं कि जहाँ पे इफ्तिखार का इंक्लूजन हुआ। इफ्तिखार को आपने कोच किया, इस इंक्लूजन को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि मिसबा को बहुत पसंद है वो प्लेयर, और उसका मेरा ख्याल है कि T20 के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट के लिए उसको ऐड किया गया है। और मतलब पसंद ज्यादा है, सच्ची बात है। लेकिन वो जो उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी है T20 में, उस बेस पे सी कैटेगरी में सही आया। ठीक है, और बाकी जो प्लेयर्स आए वो भी सही आए। ठीक है, अब जरा बात करते हैं एमर्जिंग कैटेगरी की। एक तो ये बताइए एमर्जिंग कैटेगरी में पैसे क्यों नहीं अनाउंस किए गए? मतलब सिर्फ कैटेगरी अनाउंस की गई है, उसके पैसे क्यों नहीं अनाउंस किए गए? मेरा ख्याल है कि शायद अभी डिसाइड नहीं हुआ होगा, लेकिन 2 लाख प्लस होगा लाजमी। जिस तरह आपने बताए सारी कैटेगरीज के जो पैसे हैं, उस हिसाब से इन 3 बच्चों के 2 लाख से ऊपर तो होंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं आ जाऊं अपनी बात पे। मैं जरा आपसे एक आखिरी सवाल कर लूं कि इसमें 3 प्लेयर्स हैं, हैदर है, इसके अलावा हसनैन है, और इसके साथ साथ जो है वो हारिस रऊफ है। इस कैटेगरी से आप मुत्तफिक हैं इन 3 प्लेयर के साथ? क्योंकि हैदर अली को आप सब हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इमर्जिंग प्लेयर है, वो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने भी उसको सिलेक्ट किया। फिर आपने हारिस रऊफ को किस बेस के ऊपर? क्या पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें हारिस रऊफ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आप क्या जो बिग बैश की परफॉर्मेंस पे आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान की टीम से खिला रहे हैं, किस बेस पे दिया ये नाम? मेरा ख्याल है बिग बैश की परफॉर्मेंस में दिया है, जो नहीं देना चाहिए था। मेरा ख्याल है अगर देना चाहिए था सी कैटेगरी में, जो अभी आपने सवाल करा था, हसनैन का नाम सी कैटेगरी में आना चाहिए था, जी में नहीं आना चाहिए था। अगर हारिस को आपने जी में दिया तो और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्हें देना चाहिए था। वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि शायद बोर्ड ने बोला हो कि 20 या 21 से ज्यादा लड़के ना करें आप मिसबा साहब, क्योंकि अगर यही बात थी तो जहाँ पे 1 मिलियन मतलब 11 लाख रुपए जब एक कैटेगरी वाले को दे रहे हैं आप, उनमें 3 प्लेयर हैं भाई, उनमें से आप 7 लाख कर दें, वो तीनों प्लेयर ऐसे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस जो बी कैटेगरी है उनमें से 50,000 कम कर दे, इसी तरह सी में से जो है वो 25,000 कम करके आप जो ये पूल है डी वाला ये बढ़ा सकते थे। देखें इसमें अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, चाहे वो पीसीबी हो चाहे मिसबा कंपनी हो, मिस्टेक्स हुई है जो मतलब जो मैंने आपसे वादा करा मैं साबित कर सकता हूँ। चलें, आखिरी मेरा सवाल है, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। ठीक, जब हम इमर्जिंग कैटेगरी की बात करते हैं जहाँ पे आपने हारिस रऊफ को रख लिया, वहां पे अपने लास्ट अभी जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली बांग्लादेश से, उसमें T20 में आपने एहसान अली को खिलाया, उसका नाम हमें इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर है रोहिल नजीर, उसका नाम हमें इसमें नजर नहीं आ रहा। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो यहाँ पे मिस हुए हैं। आपको किस तरह लगता है? जब मैं हारिस रऊफ का नाम देखता हूँ तो मुझे तो दुख होता है कि जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते उनका नाम नहीं है, और बिग बैश की बुनियाद पे या एक फ्रेंचाइज की कारकर्दगी की बुनियाद पे जो आप उसको पाकिस्तान भी खिला देते हैं और फिर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं। अली मियां, आपने रोहिल नजीर का बड़ा अच्छा नाम लिया,
कि अंडर 19 प्रोडक्ट था उसको देना चाहिए था। आपने अंडर 19 लेवल पे, मैं जिस तरह पहले बोलता हूँ कि हम लोग आंखें नहीं खोल रहे, हम लोग वहां से प्लेयर नहीं बना रहे। हैदर अली क्योंकि अभी PSL खेला, वो नजर आया तो आपने उसको D कैटेगरी में दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना रोहिल नजीर नहीं खेला। प्लस अब आप मुझे ये बताएं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली का नाम बड़ा लिया जा रहा था, उससे पहले काशिफ भट्टी टेस्ट मैचेस के लिए गया था। प्लस जफर गौहर जो इस वक्त मेरे ख्याल बेस्ट ऑलराउंडर हुआ था, कामरान अकमल जो बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हुआ है जिसने सबसे ज्यादा रन करे, उनके नाम क्यों नहीं है इस कैटेगरी में? मतलब चाहे D में दे देते आप, इन्हें देना चाहिए था। प्लस अब मैं आपसे, मेरा सवाल है, ये जितने भी आपने नाम लिए 21 लड़कों के, इसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है जनाब? सही, कोई है लेफ्ट आर्म स्पिनर? नहीं, कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको फखर है, बताता हूँ, फखर नहीं, हारिस सोहेल। हारिस सोहेल और फखर एक ही हो गए ना। फखर तो टेस्ट मैच नहीं खेलता ना, हारिस सोहेल तो टेस्ट में आउट भी कर रहा है, तो उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को कंसीडर ही नहीं करा, जो गलत है। आपको जफर गौर हो या काशिफ भट्टी हो या नोमान लड़का जो है, इनमें से एक तो लेना चाहिए था। विदाउट लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे, मतलब मेरे लिए तो हैरत है। ये वो बात थी जो मुझे देख के मतलब सोच रहा था कि यार इस पे बात जरूर करूंगा। प्लस जो मैं फवाद आलम की बात कर रहा हूँ ना, उसने जो ये रन बनाए हुए डोमेस्टिक में, तो फिर फजूल है ना डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे यहाँ। चले पहले तो डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी ना, लोग नहीं मानते थे, चलो डिपार्टमेंट की क्रिकेट को आप ना मानो, उसने तो पिछले साल भी रन बनाए जो आपने 6 टीमें करी है। तो वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस फवाद आलम की हो गई, कामरान अकमल की हो गई, जफर गौर की हो गई, वो कहाँ जाएगी? कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो 1-1 मिलियन दिए गए हैं, उसमें से अगर आप 2-2, 3-3 लाख रुपए कम करते तो ये बच्चे यहाँ पे ऐड हो सकते थे। जो मेरा ख्याल है कि समझ में नहीं आया, या तो बोर्ड की पॉलिसी होगी कि 20 से या 21 से ज्यादा लड़के ना करें, लेकिन गलत फैसले ये वाले हो गए हैं और मेरा ख्याल है ये रियलाइज होंगे बाद में। अब आ जाता हूँ अपने असली मुद्दे पे, जो आपने आमिर और वहाब रियाज की बात करी थी ना, लेकिन जितनी बड़ी ज्यादती इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फवाद आलम के साथ हुई है ना, किसी के साथ भी नहीं हुई है। वो टेस्ट मैचेस में 7 है टीम के 7 है, वो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, वेयर इज इमरान खान, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, जो फास्ट बॉलर है, वेयर इज मूसा जिन्हें आपने टेस्ट मैच खिलाया ऑस्ट्रेलिया में, वो कहाँ गए? तो ये वो 2 बॉलर हैं जिनकी जगह आमिर और वहाब रियाज, अगर वर्ल्ड कप होगा T20 तो वो लोग आएंगे विदाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। समझे? अब आई समझ में? जी, अच्छा बासित भाई, इसमें बहुत सारे नाम हैं, जिस तरह भी आपने बात की है, जरा इन पे भी मैं डिस्कस करूंगा। भी आपने फवाद की बात कर ली कि उनको खिलाया, मूसा की बात कर ली, उनको खिलाया। इसके अलावा अभी एहसान अली को एक तरफ आप पाकिस्तान की टीम से खिला रहे हैं, दूसरी तरफ आपने PSL में देखा उसके साथ क्या किया उसकी फ्रेंचाइज टीम ने, उसमें मैं बात नहीं करूंगा, उनका मर्जी है वो किस नंबर पे भी खिलाएं। लेकिन PCB क्या करता है कि एक प्लेयर को एक सीजन के अंदर जो वो पाकिस्तान टीम में खिलाता है, अगले सीजन में उसका D कैटेगरी में भी नाम नहीं देता। इसके अलावा खुर्रम मंजूर ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन किए हैं, खुर्रम मंजूर का इसमें हमें नाम नजर नहीं आ रहा। फिर जब भी आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप ऑफ स्पिनर के लिए सीधा नाम आपके पास आता है बिलाल आसिफ, इसमें आपको बिलाल आसिफ भी नजर नहीं आ रहे। तो इन सब प्लेयर्स को लेके आप क्या कहेंगे? यार सीधी सी बात है, मैंने हारिस सोहेल इतनी बड़ी मिसाल दे दी है आपको, तो इफ्तिखार है ना। बिलाल आसिफ ने डोमेस्टिक में परफॉर्म करा, लेकिन मसला वो ये इफ्तिखार है ना ऑफ स्पिनर। आप समझ नहीं रहे मेरी बात, हंस तो रहे, समझ भी रहे। इसका मतलब है कि हारिस सोहेल लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गया, इफ्तिखार राइट आर्म ऑफ स्पिनर बन गया, सीधी सी बात है। लेकिन ये चीज आगे नहीं चलेगी, मतलब आपको मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपने बना तो दिया 1 साल तक, अब यही चलेगा। हो सकता है शायद थोड़ी सी बीच में अकल आ गए। कब आएगी अकल? जब इंग्लैंड टूर होगा। देखें, वहाब, आमिर और हसन अली के लिए इंग्लैंड टूर होना बहुत जरूरी है। अब जो जुमला बोल रहा हूँ सुनिएगा, और यहाँ पे डिसाइड करेगा कि अगले सीरीज में इंग्लैंड टूर के बाद हारिस सोहेल टीम के साथ होगा या फवाद आलम टीम के साथ होगा। ये 2 बातें आपको बोल रहा हूँ, इस पे हो सके तो आज की डेट याद रखिएगा, और जब ये टूर हो जाए ना तो फिर मुझसे क्या बोलते हैं, मुज़ाकरा बोलते हैं।
मैं एक काम करता हूँ, डायरी बना लेता हूँ। आप इतनी बातें करते हैं कि ये बना नोट ले, कर लें, ये नोट कर लें, मुझे याद नहीं रहेगा, मैं डायरी नोट बना कर लेता हूँ। लें, नोट कर लें। अच्छा। देखिए, आपसे अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो मिसबा हो कंपनी हो, चाहे पीसीबी हो, फवाद आलम की उसमें मिस्टेक हो गई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बिलोंग करता हूँ कराची से या आप बिलोंग करते हैं कराची से, नहीं। 12,000 रन फर्स्ट क्लास में एक वैल्यू होती है। तो ये वो चीज है जो आपने आबिद अली को प्रमोट करा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, उसको आना चाहिए। इसी तरह हसनैन आपकी T20 का परमानेंट बॉलर है, तो उसको आपको सी कैटेगरी में डालना चाहिए। जिस तरह आपने शहनशाह अफरीदी को एक कैटेगरी में डाला है, तो हसनैन को सी में डालते। यहाँ पे फवाद आलम का हक बनता था, लेकिन जुमला बोल रहा हूँ, हक बनता था उसको सी कैटेगरी में डालते। अजहर अली एक वनडे नहीं खेल रहा, फिर भी उसको आपने एक कैटेगरी दी, गलत है। लेकिन क्योंकि कप्तान है इसलिए आपने दे दिया, कोई इस पर इतनी ज्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में वो वनडे के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है। और बात कराची या लाहौर की नहीं है, बासित अली के दिल की आवाज है और फैक्ट की बात है, स्टैट्स की बात है, रिकॉर्ड्स की बात है। क्योंकि फवाद आलम पाकिस्तान का वो प्लेयर है कि पाकिस्तान ने हनीफ मोहम्मद से लेके जावेद मियादाद से लेके इंजमाम से लेके यूनुस, बड़े बड़े बैट्समैन पाकिस्तान ने पैदा किए। लेकिन फर्स्ट क्लास में सबसे बड़ी जो एवरेज रखने वाला, सबसे ज्यादा एवरेज रखने वाला प्लेयर है फवाद आलम। डेब्यू पर पाकिस्तान, टेस्ट मैच के डेब्यू पर पाकिस्तान से बाहर श्रीलंका में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है। पाकिस्तान में जब जब फिटनेस टेस्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा फिटेस्ट प्लेयर करार पाता है, हर सीजन के अंदर रन करता है। उसके बावजूद आप ऐसे प्लेयर को किस तरह मिस करते हैं? और जिस तरह कराची की कोई बात नहीं है, हमने रोहिल नजीर का भी जिक्र किया, हमने कामरान अकमल का भी जिक्र किया, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर का जिक्र किया जो पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। बासित अली, जाते जाते इस मौजू को हम रैप अप करते हैं, जाते जाते आप इस मौजू पे मजीद कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखें, एक जुमला तो कह दिया है मैंने और मैं उस पर कायम रहूंगा। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और हसन अली को अगर वर्ल्ड कप T20 होता है, मिसबा एंड कंपनी को लेना पड़ेगा। ये मेरा जुमला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उन्हें लेना पड़ेगा। और एक सवाल सिर्फ छोड़े जा रहा हूँ, जब आपने इमरान खान को या मूसा को टेस्ट मैच खिलाया था, तो आया वो फैसला आपको गलत था या अभी आपने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया ये फैसला सही है? ये फैसला मैं अपनी आवाम और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन पे छोड़े जाता हूँ कि वो ये फैसला करेंगे आया उस टाइम का फैसला सही था या इस टाइम का फैसला सही है। ठीक है जी, उस टाइम का फैसला सही था, इस टाइम का फैसला सही है। बासित अली को तहफ्फुज़ात हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और एक आम आदमी के दिल में भी तहफ्फुज़ात हैं। इस तरह हमने बहुत सारे प्लेयर्स का जिक्र किया। खुर्रम मंजूर पूरे हर सीजन में रन करता है, उसका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम नजर नहीं आ रहा। फैजान खान एक ऐसा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन किए हैं इस्लामाबाद से, उसका नाम भी हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसका नाम तो वनडे स्क्वाड में भी नहीं है कि जिसको वो डिजर्व करता है कि उसका नाम होना चाहिए था। फैजान एक अच्छा प्लेयर हमें नजर आया इस डोमेस्टिक सीजन में। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनका नाम नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी, आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि नदीम खान को जो है वो डायरेक्टर जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेक्टर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। बासित भाई, आपने तो बहुत क्रिकेट खेली है नदीम भाई के साथ, कराची अंडर-19 को से आप लोग एक साथ खेलते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। मैंने जो पहला शो किया था पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पे, उसमें आप दोनों परमानेंट गेस्ट थे मेरे साथ। कैसा देख रहे हैं आप इस अपॉइंटमेंट को? अली, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखें, अभी तो क्योंकि मुनीपा को मैं जितना जानता हूँ, मुनीपा बहुत डेडिकेटेड बंदा था। ये नहीं कि वो चला गया तो मैं उसकी बुराई करूँ, नहीं, वो उसकी आई बहुत अच्छी थी और प्लस वो काम बहुत अच्छे करता था। अब आपको नदीम को लिया है, बिल्कुल चेंज हुआ है नदीम, क्योंकि यूबीएल टीम के साथ भी मुंसलिक मैनेजर था, मेरा ख्याल है कोच तो नहीं था। और अब उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा कि आया वो किस तरह की मूवमेंट करता है। लेकिन पहले से फैसला कर लेना कि जब तक वो सीट पे ना बैठे कोई फैसले ना करे, उससे पहले उस पर बात करना मेरे ख्याल है गलत होगा। उसको थोड़ा टाइम दे और वो क्या डेवलपमेंट करता है देखेंगे, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन मेरी तरफ से नदीम को मुबारक हो, क्योंकि मैं उसको अमूमन पप्पू भाई बोलता हूँ, निकनेम है उसका। तो पप्पू भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और नदीम भाई यकीनी तौर पे एक ऐसा अपॉइंटमेंट है कि जिसपे उनको क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, इसके अलावा उन्होंने यॉर्कशायर काउंटी के साथ भी जो थी काम किया, जो रूट जो है उसके साथ भी उन्होंने काम किया। तो नदीम भाई का एक्सपीरियंस है। लेकिन बासित भाई, क्योंकि हम प्रोग्राम इसलिए नहीं करते कि नदीम खान अली सलमान का दोस्त है या नदीम खान जो है बासित अली का दोस्त है, हम प्रोग्राम इसलिए करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं। अब जरा मैं आम आदमी की बात करता हूँ, जो जब ये खबर सामने आई, जो एक आम आदमी ने क्या कहा। आम आदमी का ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए जरूरी है कि आपके पास इंग्लैंड का कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पे इंग्लैंड आके बीच में अटकता हो। तो आपको लगता है
ये वसीम खान साहब तो जो थोड़ा सा जो मुतासिर हुए नदीम भाई की परफॉर्मेंस, जो उनका स्टैंडर्ड है उससे अलग बात कर रहा हूं मैं, कि वो उनका इंग्लैंड में होना भी जो था वो भी उनकी जो सीवी में इजाफे का बायस बना। मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि वसीम खान तो अभी आए ना, उससे पहले भी नदीम जब पिछला टेन्योर था पीसीबी में, जो अपना शरियार साहब चेयरमैन थे, उसमें भी नदीम पीसीबी के साथ मुंसलिक था, एज ए मैनेजर था, और अंडर 19 में हमारे साथ ही था। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, इसीलिए कहा कि उसको टाइम देना चाहिए। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, फिर जब बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डायरेक्टर मीडिया समीर बर्नी जो है वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल है बोर्ड में, और वसीम खान उनकी बहुत सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ दरूने खाना ये भी कहानी है, क्योंकि दोनों ने क्लब को भी शेयर किया हुआ है? अरे नहीं, अपना क्या नाम है, अली सलमान, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो यार मैं वो मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो खुद इस चीज से, अपॉइंटमेंट से मुत्तफिक हूँ कि ये अपॉइंटमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन हम प्राइम करते हैं लोगों के लिए, और सवाल हमें लोगों के आपसे करने हैं। अभी मेरा ख्याल है अभी ये बातें करना मुनासिब नहीं है, जब तक वो मतलब सेटल नहीं हो जाता, उसको 2-3 महीने दे, उसकी क्या मूवमेंट्स हैं, क्या मतलब उसके डिसीजंस है ग्रास रूट के लिए अंडर 19 लेवल पे, जब ये बात करी जाए ज्यादा अच्छा। जहां तक समी की बात कर रहे हैं आप, समी से तो मेरी भी दोस्ती है बचपने की है, सही है, और नदीम तो साथ ही खेला है, मोइन भी है, इंजी है, सबसे दोस्ती है। तो अभी दोस्ती को शुमार ना करें, टाइम दें थोड़ा सा, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। चले अब आखिरी सवाल इस मुद्दे पे, आपको लगता है कि नदीम खान की सूरत में मॉडर्न दौर का हारून रशीद मिल गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जहां जरूरत पड़ती है नदीम भाई को फिट इन कर देते हैं? नो कमेंट्स। चले जहां बाउंसर आता है वहां पे आप नो कमेंट्स कर देते हैं बासिल भाई, ये तो कोई बात सही नहीं है ना। देखें, मैं हमेशा अली, आज एक बात समझाऊं आपको, आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ एंकरिंग करी है, मैच में कमेंट्री भी करी है, मैं भी बहुत से लोगों के साथ खेला हूँ। उन बॉलों पे, जिस बॉलों पे नदीम से मैंने आउट करवाए, वो मेरे जहन में है। तो अब वो बॉलें मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आके डिलीवर करे, और अपनी अपनी जो उसका एक्सपीरियंस है उससे हमारी क्रिकेट को ऊपर ले जाए, नीचे अंडर 19 की, स्पेशली अंडर 19 की बात करो। अगर नदीम उसको ऊपर ले जाता है तो ये पाकिस्तान की जीत होगी, ये हमारे सारे क्रिकेटर्स की जीत होगी, बासित अली की जीत होगी, अली सलमान की जीत होगी, सबकी जीत होगी। ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे ताकि हम रैप अप करें फिर आज के शो को? बस यही इसी दुआ के साथ कि या अल्लाह पाक आखिरी इशरा इंशाअल्लाह ताला रमजान के कल से शुरू हो जाएगा, जो जहाँ पे भी है खैरियत से रहे, स्पेशली कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और लोगों से अपील करूंगा कि हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते ईद पे ज्यादा मतलब जोशीले मत बने। ये ना हो कि बच्चों के लिए कपड़े लेने जाएं और वापसी में कोरोना अपने घर पे साथ लिया। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा सेंसिबल करें। जो चीजें देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया में आ रही हैं तस्वीरें, अल्लाह के लिए माफ कर दें, अपने घरों में रहें, ज्यादा अच्छा है। जी नाज़रीन, आपने सुनी बासित अली साहब की गुफ्तगू के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आम आदमी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बासित अली साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा नदीम खान का जो एक अपॉइंटमेंट हुआ, बड़ा एक अच्छा अपॉइंटमेंट इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रिकेटिंग भी नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी है, पढ़े लिखे आदमी है, क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, ग्रास रूट क्रिकेट को नदीम खान साहब बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो सवालात हमने किए, थोड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चन थे नदीम खान के हवाले से, वो इसीलिए किए क्योंकि एक आम आदमी के सवालात थे और वो हमें अपने एक्सपर्ट से करने जरूरी थे। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आएगी। इस तरह हम अपने हर शो के एंड में कहते हैं कि आप को शो अगर पसंद आ रहा है तो बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अली सलमान और बासित अली को बासित अली शो से इजाजत दीजिए। अगले किसी शो में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।